नमस्कार। आज हम बीए तृतीय वर्ष के अंतर्गत पाठ्यक्रमानुसार लोक प्रशासन में बजट निर्माण एवं क्रियान्वयन के बारे में बात करेंगे। बजट क्यों ज़रूरी होता है? सबसे पहली बात तो बजट निर्माण क्यों किया जाए, तो इसका साधारण सा आंसर ये होगा कि किसी भी देश के सफल संचालन के लिए, उसके नागरिकों के कल्याण के लिए, उसके नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए, उस देश के सभी प्रकार की सुख सुविधाओं के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। और अगर वित्त है तो उसको किस प्रकार से अलग अलग गतिविधियों में लगाया जाए, तो ऐसा जो भी कोई सिस्टमेटिक काम होगा वो बजट के आधार पर ही संभव होगा। यानी किस चीज़ के लिए कितना पैसा आवंटित किया जाए। तो हम बात करें, वित्त व प्रशासन एक दूसरे के अपृथकनीय हैं, अर्थात इनको अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रशासन अगर सफल संचालित करना है तो वित्त होना बहुत जरूरी है। वित्त प्रशासन का ईंधन या संचालन शक्ति है। नीतियाँ चाहे कितनी भी अच्छी हों और अगर वित्त नहीं है तो सब कुछ बेकार। लॉर्ड जॉर्ज के अनुसार वित्त ही शासन है, अर्थात जिसके पास पैसा है उसकी तूती बोलती है। ऐसा कई बार होता है। तो वित्त प्रशासन तभी सफल संचालित होगा जब उस वित्त की भरमार होगी, पूर्णता होगी। प्रोफेसर वाइट के अनुसार, एल डी वाइट के अनुसार, प्रशासन व वित्त को एक दूसरे से भिन्न नहीं किया जा सकता और प्रत्येक प्रशासनिक कार्य का आर्थिक पहलू होता है जो उससे वैसे ही अपृथकनीय होता है जैसे कि मनुष्य और उसकी छाया। वित्त और प्रशासन को जोड़ने वाली कड़ियाँ निम्नलिखित हैं, अर्थात वित्त और प्रशासन को कौन कौन सी योजक कड़ियाँ जोड़ती हैं। पहली है प्रशासनिक क्रियाओं का आधार धन है। लोकहित योजनाओं को लागू करने तो धन की आवश्यकता होती है और वित्तीय व प्रशासनिक मामले साथ साथ चलते रहते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि वित्तीय सरकार की वे क्रियाएं हैं जिनका उद्देश्य सरकार के लिए आवश्यक धन इकट्ठा करना तथा ये देखना कि धन का उचित व्यय हो रहा है या नहीं। वित्तीय प्रशासन का क्या अर्थ और क्या उद्देश्य है? तो लोक प्रशासन के अध्ययन में वित्तीय प्रशासन एक विशिष्ट महत्व रखता है। प्रत्येक सरकार अपने कर्तव्य और दायित्वों को पूरा तब ही कर पाती है जब वो उसके पास विभिन्न धनों के स्रोत हों। विभिन्न स्रोतों से उसको आय जो प्राप्त होती है उसका व्यय किस प्रकार से किया जाए और जिन मदों में व्यय करना हो उनमें भी कौन कौन सी पहली प्राथमिकता दी जाएगी, ये सब होते हैं। तो आय व्यय का जो प्रबंधन होता है या इस प्रबंधन इस प्रकार होना चाहिए कि सभी को समान मिले और किसी भी एक पर भार ना पड़े। साथ ही सरकारी व्यय से समाज के सभी वर्ग समान रूप से लाभान्वित हों और इस प्रकार व्यक्ति अपनी आय व्यय का संतुलन बना कर चले और जिस प्रकार से व्यक्ति चलता है उसी प्रकार से सरकार भी चले। सरकार को चाहिए कि आय के संचय में न्यायपूर्ण रहे तथा व्यय में मितव्ययता का ध्यान भी रखा जाए। अब वित्तीय प्रशासन क्या उद्देश्य होंगे? तो वित्तीय प्रशासन के उद्देश्य होंगे बजट बनाना, व्यवस्थापिका की उससे अनुमति लेना और उसकी क्रियान्विति और उसका राजकोषीय पर प्रबंध और विधायिका के प्रति उसकी उत्तरदायित्वता। अब बजट होता क्या है? तो बजट जो शब्द है उसकी उत्पत्ति फ्रांसीसी भाषा के बुजेट शब्द से हुई है, बुजेट, जिसका अर्थ है लेदर का थैला या चमड़े का थैला। इंग्लैंड में सन 1933 में जब वित्त मंत्री सर रॉबर्ट वॉलपोल ने अपनी वित्तीय योजना को के लिए उस थैले को खोला जिसमें योजना वाला कागज था, तब व्यंग्य से पहली बार किसी ने कहा था कि वित्त मंत्री ने बजट खोला।
तो जो वहाँ लोकसभा, वहाँ कॉमन सभा और लोकसभा होती हैं। भारत में लोकसभा और राज्यसभा होती हैं और वहाँ पे लोकसभा और कॉमन सभा होती है। तो वहाँ की जो कॉमन सभा है वो एज ए लोकसभा की तरह काम करती है। तो जो उसने कहा, वित्त मंत्री ने बजट खोला, तब से वित्तीय विवरण को बजट कहने लगे। प्रोफेसर विलोबी कहते हैं कि बजट सरकारी आय व्यय का अनुमान तथा एक प्रस्ताव है। यह एक ऐसा लेखा पत्र है जिसके माध्यम से कार्यपालिका व्यवस्थापिका के सम्मुख आती है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के सम्मुख आती है और विस्तार के साथ जो अतीत में और वर्तमान तथा भविष्य की वित्तीय स्थिति का प्रतिवेदन व प्रस्तुत करती है। इस प्रकार से अनेकों परिभाषाएं, जैसे जोसेफ बॉयस कहते हैं कि बजट एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक सरकारी अभिकरण की वित्तीय रीति निर्धारित की संचालित की जा सकती हैं। लेनोय ब्यूलियो के शब्दों में बजट एक निश्चित अवधि के अंतर्गत होने वाली अनुमानित प्राप्तियों तथा व्यय का विवरण है। तो ऐसी अनेकों परिभाषाएं हमारे सामने आती हैं तो बजट के बारे में लेकर के। अब बजट कितने प्रकार का होता है? तो सामान्यतः इसके 3 प्रकार हैं: व्यवस्थापिका प्रणाली का बजट, कार्यपालिका प्रणाली का बजट और मंडल अथवा आयोग प्रणाली का बजट। जब व्यवस्थापिका द्वारा कार्यपालिका की प्रार्थना पर एक समिति की सहायता से बजट तैयार किया जाता है तब व्यवस्थापिका प्रणाली का बजट कहलाता है और बजट तैयार होने पर उसकी स्वीकृति का अधिकार भी व्यवस्था को प्राप्त होता है, व्यवस्थापिका को प्राप्त। दूसरा, कार्यपालिका। इसमें बजट कार्यपालिका द्वारा तैयार किया जाता है तब व्यवस्थापिका की स्वीकृति मिल जाने के बाद कार्यपालिका ही इसे लागू करती है। यह प्रणाली सर्वाधिक लोकप्रिय है। तीसरा है बजट, जो मंडल अथवा आयोग द्वारा चालू किया जाता है। तो इस प्रणाली बजट का निर्माण एक मंडल अथवा आयोग द्वारा किया जाता है। इसमें या तो केवल प्रशासनिक अधिकारी होते हैं या फिर प्रशासनिक एवं विधायी दोनों संयुक्त रूप से होते हैं। अब भारत में जो बजट संबंधी प्रक्रिया है वो किस प्रकार से? बजट संबंधी प्रक्रिया को 3 भागों में बांटा जाता है: बजट निर्माण, बजट का विधानमंडल द्वारा अनुमोदन और बजट का कार्यान्वयन। तो बजट निर्माण भारत की अगर बात करें तो भारत में इस प्रकार है। बजट निर्माण, भारत में बजट निर्माण का उत्तरदायित्व वित्त मंत्रालय के पास है। इसके साथ ही बजट निर्माण में प्रशासनिक मंत्रालय, योजना आयोग, जो आज वर्तमान में नीति आयोग के रूप में चेंज हो गया है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भी भूमिका रहती है। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल को प्रारंभ होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। बजट अनुमान तैयार करने की शुरुआत में वित्त मंत्रालय द्वारा जुलाई या अगस्त में ही यह प्रक्रिया चालू कर दी जाती है और जो विभिन्न विभाग हैं वहाँ से उसके प्राक्कलन तैयार करने हेतु एक प्रपत्र भेजा जाता है। विभागाध्यक्ष एकत्रित ये जो आंकड़े हैं वो एकत्रित करेगा और मंत्रालय को भेज देता है। एक प्रतिलिपि विभागाध्यक्ष का व्ययों का प्राक्कलन तैयार करने हेतु एक प्रपत्र भेजा जाता है। विभागाध्यक्षों द्वारा यह प्रपत्र स्थानीय कार्यालय में भेजे जाते हैं और इसके बाद स्थानीय कार्यालय द्वारा भरकर भेजे गए प्रपत्र विभागाध्यक्ष एकत्रित करता है और वित्त मंत्रालय को भेज देता है और एक प्रतिलिपि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भी भेज दी जाती है। यह प्रक्रिया नवंबर माह तक पूर्ण कर ली जाती है, अर्थात जुलाई अगस्त में चालू होकर नवंबर माह तक ये पूर्ण कर लिया जाता है। प्रशासकीय मंत्रालय द्वारा प्रेषित बजटों को 3 भागों में बांटा है: स्टैंडिंग चार्जेज, प्रचलित योजनाएं, जो पहले तो स्थायी प्रभार या स्टैंडिंग चार्जेज, फिर प्रचलित योजनाएं जो कंटिन्यूइंग स्कीम्स होती हैं और तीसरे होता है नई योजनाएं। वित्त मंत्रालय द्वारा प्राप्त अनुमानों को 2 वर्गों में रखा जाता है: आय एवं व्यय। आय अनुमानों को भी 2 भागों में बांटा जाता है: राजस्व से आय और एक पूंजीगत आय। तो राजस्व में तो विभिन्न करों से प्राप्त होती है और पूंजीगत आय होती है जनता से उधार एवं विदेशों से जो ऋण लिया जाता है। इसी प्रकार व्यय भी 2 प्रकार के होते हैं: राजस्व एवं पूंजीगत। इस प्रक्रिया को पूर्ण कर लेने के बाद वित्त मंत्रालय इन अनुमानों को मंत्रिमंडल के समक्ष रखता है। मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद ये अनुमान विधेयक का रूप धारण कर लेते हैं और अनुमोदन हेतु संसद के समक्ष इनकी प्रस्तुति कर दी जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बजट निर्माण की तैयारी जुलाई अगस्त से ही चालू हो जाती हैं और नवंबर तक जितने भी प्रोफार्मा होते हैं वो भरकर भेज दिए जाते हैं और वित्त मंत्रालय अपने आय और व्यय के विवरण को प्रस्तुत करता है। अब विधानमंडल की स्वीकृति जरूरी होती है। फिर विधानमंडल की स्वीकृति पाने के लिए
अनेकों चरणों में से गुजरना पड़ता है। तो पहले तो होता है बजट की प्रस्तुतिकरण, अर्थात जो बजट तैयार हो गया उसको प्रस्तुत करना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत बजट को संसद की स्वीकृति हेतु ऐसे दिन प्रस्तुत किया जाता है जो दिन राष्ट्रपति द्वारा सुनिश्चित किया जाए। केंद्रीय स्तर पर 2 बजट होते हैं, सामान्य बजट एवं रेल बजट, लेकिन वर्तमान में एक सामान्य बजट ही रह गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय से दोनों बजटों को एक जगह समायोजित कर दिया गया। सामान्यतः फरवरी में प्रस्तुत किया जाता है। बजट पर सामान्य चर्चा, बजट से संबंधित नीतियों व अनुमानों पर लगभग 4-5 दिन तक चर्चा होती, 4 दिन तक सामान्य चर्चा चलती है। इसमें कई वाद विवाद नहीं होता, परंतु बजट पर विरोधी दलों द्वारा विचार जानकारी प्राप्त होती है। फिर अनुदानों हेतु मांगों पर मतदान, प्रत्येक मंत्रालय विभाग अपनी अनुमति मांगे संसद के समक्ष प्रस्तुत करने पर लोकसभा अध्यक्ष उन्हें बारी बारी से मतदान का अवसर देता है और इस प्रक्रिया में 25-26 दिन लग जाते हैं और इस दौरान मंत्रियों से भी संसद में प्रश्न पूछे जाते हैं। विनियोग विधेयक पर चर्चा व विचार पारित कर, मतदान के उपरांत मांगों का विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और यदि विनियोग विधेयक पारित नहीं होता तो वह अनुदान नहीं बन सकता। इस स्थिति में भारत की संचित निधि से कोई धन प्राप्त नहीं किया जा सकता। वित्त विधेयक पारित करना, संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित कर दिए जाने के बाद सरकार वित्त विधेयक प्रस्तुत करती है। विनियोग विधेयक केवल धन व्यय करने की अनुमति देता है। जो विनियोग विधेयक है वो केवल धन को खर्च करने की अनुमति देता है, जबकि वित्त विधेयक द्वारा व्यय किए जाने वाले धन का प्रबंधन होता है। वित्त विधेयक पारित होने के बाद राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा 14 दिन के अंदर ही विचार विमर्श करके संशोधनों के साथ लोकसभा को वापस भेज देती है और राष्ट्रपति के अनुमोदन के पास यह अधिनियम बन जाता है। अब बजट का कार्यान्वयन कैसा है? विधानमंडल की स्वीकृति के बाद जब विधानमंडल इसको स्वीकृत कर दे तो कार्यपालिका बजट की क्रियान्विति या निष्पादन के संबंध में विचार विमर्श करती है। कार्यपालिका करेगी। फिर बजट के क्रियान्वयन निम्नलिखित प्रक्रियाओं को गुजरना पड़ता है। वित्तीय स्रोतों का एकत्रीकरण, अर्थात वित्त के स्रोत क्या हैं और इनका एकत्रीकरण। तो इस दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है केंद्रीय राजस्व बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू द्वारा समस्त वित्तीय स्रोतों का संकलन किया जाता है और कुछ अन्य विभागों द्वारा भी यह किया जाता है। वित्तीय स्रोतों के एकत्रीकरण के बाद इन निधियों की सुरक्षा का प्रश्न उभर कर सामने आता है। भारत में निधि सुरक्षा का कार्य राजकोष व्यवस्था द्वारा किया जाता है। यहाँ लगभग 300 राजकोष एवं 1200 उप राजकोष भारत में बाद में सरकारी निधियों का एक कार्यालय केंद्रीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अथवा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा करा देते हैं। विनियोग विधेयक पारित होने पर विभागाध्यक्ष धन प्राप्ति का अथवा भुगतान का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। भुगतान राजकोष, उपराजकोष या अधिकृत बैंक की शाखा के माध्यम से किया जाता है और भुगतान करने वाली संस्था में विभाग का खाता होना आवश्यक होता है। सरकारी आय व्यय की समुचित देखरेख हेतु सभी आंकड़ों का लेखांकन अति आवश्यक होता है और ये इस तथ्य का द्योतक होता है कि सरकारी धन का प्रयोग वैधानिक ढंग से किया जाए। तो इस प्रकार जो ये बजट है वो समस्त देश के कार्य सब प्रशासन को सफल संचालित करने के लिए आवश्यक होता है। तो बिना आय के, बिना पैसों के किसी भी देश की दशा सही नहीं हो सकती। धन्यवाद।